हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 24 लेक्चर ऑफ जीएसटी। और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 9 और इस लेक्चर में चैप्टर 9 हमारा कंप्लीट भी हो जाएगा, ये भी आपको बता देता हूँ। पेमेंट ऑफ टैक्स एक बहुत सिंपल चैप्टर है, ये बहुत सिंपल है बेटा, और ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, बट इसमें से क्वेश्चन भी आता है। आपको बता दूँ, नवंबर 2019 एग्ज़ाम्स ये इंटरमीडिएट में इससे 8 मार्क का क्वेश्चन आया। आप सोच के दंग रह जाओगे कि इतना इजी चैप्टर है और इसमें से 8 मार्क का क्वेश्चन सच्ची इमेजिनेशन के बाहर है। लेकिन आते हैं बेटा, इस चैप्टर से क्वेश्चन आना तो तय है, क्योंकि अपन अगर पास्ट एग्जाम पेपर्स एनालिसिस करेंगे तो इसके अंदर से क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में। दैट्स वाई मैं कई बार मतलब कहता हूँ कि इसमें से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। और साथ ही साथ चैप्टर इजी इतना है कि ये क्वेश्चन में मार्क्स मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं कटना चाहिए। मैंने 5-6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, 5 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए दिए, 5 से 6 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए दिए हैं, तो बेटा आप लोगों को भी वो करना होगा, बराबर है ना। और ये चैप्टर के मार्क यानी लड्डू लड्डू बस खाना है, ठीक है ना। तो मेरी बात का ध्यान रखना, इजी चैप्टर है। डेफिनेशंस इसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आता है, इसमें से थ्योरेटिकल नहीं आता। हाँ, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आ सकता है। देखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो फ्रेंड्स किसी से भी बन सकता है। आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो उसको पूरा पढ़ के अच्छे से जब हो जाए तो उसको एज ए रिवीजन यूज़ करना। उसको उसमें हर तरह के क्वेश्चन कवर्ड है जो बुकलेट आपको मिलेंगी, तो उसको एज ए रिवीजन टूल यूज़ करना। मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते कोई प्रोविजन भूल जाए तो नया वो प्रोविजन पे वापस जाके रिवाइज कर लिया, बराबर है ना। आपने अगर 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किसी चैप्टर पे आपको दिए हैं तो ये समझ लेना उसमें से 30 तो जम जाएंगे, 35 और बचे जो 15 है, बचे जो 20 है, उसके अंदर 15 एक में तो आपको प्रोविजन देखना पड़ेगा और वो देख लेना, अब से आपका रिवीजन होता है। आई बात समझ में। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में क्या पढ़ना क्या नहीं जरा मैं आप लोगों को बताऊंगा। इस चैप्टर में बेटा टीडीएस टीसीएस की प्रोविजन सिर्फ नाम है, बट आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया है। सेक्शन 51 सेक्शन 52 जो टीडीएस और टीसीएस के प्रोविजन रिलेटेड टू जीएसटी है, ये आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, ये सीए फाइनल में आप लोगों को पढ़ने मिलेगा, ठीक है। तो कुछ रेलेवेंट डेफिनेशन है बेटा, ये रेलेवेंट डेफिनेशंस मैं नहीं पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। आउटपुट टैक्स की डेफिनेशन में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। आउटपुट टैक्स एक बार रिवाइज करा देता हूँ। जो हम पे करेंगे, जो रिसिपिएंट ने अगर कुछ लिया है या कुछ रिसिपिएंट ने कुछ बेचा है, देखिए ये सप्लायर था एमआरएफ, ये मारुति सुजुकी लिमिटेड रिसिपिएंट था, बराबर है। और ये इसने कार जो है सप्लाई किया कस्टमर को, तो कार पे जो जीएसटी है वो हो गया, वो उसका क्या होगा, आउटपुट टैक्स। साथ ही साथ आउटपुट टैक्स includes the GST payable by taxable person as well as GST by agent of taxable person। दोनों चीजें बेटा इसके अंदर आ जाती है, ये बात आप ध्यान रखना। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इट एक्सक्लूड्स टैक्स पेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। सर ये महत्वपूर्ण क्या है बेटा, मैं वापस आऊंगा इस चीज पे, ये बात मेरी ध्यान रख लेना। आई विल कम बैक, इस पार्ट पे मैं वापस आऊंगा। मी पुनः येईल। आउटपुट टैक्स एक्सक्लूड्स टैक्स पेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, यानी जो आरसीएम में जो आउटपुट टैक्स पे होता है। अरे आरसीएम, ये देखो ना, मान लीजिए ये आरसीएम है, समझ लो ये आरसीएम है, तो यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे सप्लायर ने, एमआरएफ ने मारुति सुजुकी को सप्लाई किया, बराबर है। तो यहाँ पे मारुति सुजुकी, if the transaction is under reverse charge basis, तो मारुति सुजुकी is liable to pay tax। मारुति सुजुकी क्या करेंगी, टैक्स गवर्नमेंट को जमा करा देंगी, बराबर है ना। तो एमआरएफ नो डाउट, और मारुति सुजुकी उसका क्रेडिट मिलेगा नो डाउट, लेकिन अब टैक्स, आउटपुट टैक्स तो मारुति का है, मारुति भर रही है, लेकिन उसका क्रेडिट मिलेगा। तो भर भले ही मारुति रहा है, लेकिन वो मारुति के लिए इनपुट टैक्स का काम करेगा, वो आउटपुट टैक्स का काम नहीं करेगा। इसीलिए मैं कहता हूं आउटपुट टैक्स एक्सक्लूड्स, आउटपुट टैक्स एक्सक्लूड्स व्हाट, रिवर्स चार्ज। ध्यान रखना, कुछ प्रोविजंस है इस पे जो बड़े काम आएंगे, और मैं वहां पे आपको ही बताऊंगा। देखो बेटा, आउटपुट टैक्स की बात की गई है, मतलब रिवर्स चार्ज नहीं आता उसके अंदर, ये चीज मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है ना।
टैक्सेबल पर्सन, ओहो ये बहुत फालतू डेफिनेशन है, ये नहीं पढ़ाऊंगा मैं। पेमेंट्स मेड जीएसटी रेजिम, देखिए इंट्रा स्टेट के लिए सीजीएसटी और एसजीएसटी, इंटर स्टेट के लिए आईजीएसटी होता है, और वेरेवर एप्लीकेबल इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस एक्सेट्रा, ये चीज़ों का बेटा पेमेंट जीएसटी में होता है। मतलब जीएसटी में कौन सा पेमेंट होता है सर? जीएसटी में टैक्स का पेमेंट होता है सर, जीएसटी में इंटरेस्ट का पेमेंट होता है सर, जीएसटी में पेनल्टी का पेमेंट होता है सर, जीएसटी में कोई फीस का पेमेंट होता है सर, अदर्स, इसके अलावा कोई और भी चीज़ हो सकती है। क्यों पढ़ा रहा हूँ, ये बड़े काम की बात है, आगे आएगा ये, ठीक है ना। चलिए तो ठीक है। की फीचर्स ऑफ पेमेंट, पेमेंट कैसे होगा? अरे बहुत आसान है। इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड चालान फ्रॉम जीएसटीएन पोर्टल इन ऑल मोड्स ऑफ पेमेंट एंड नो यूज ऑफ मैन्युअली प्रिपेयर्ड चालान, मैन्युअल चालान नहीं फिल किए जाएंगे, जीएसटीएन पोर्टल पे फिल किए जाएंगे और वहां से चालान जनरेट होगा। Facilitation for the taxpayer for providing hassle-free anytime, anywhere mode of payment of tax. Coincidence of making payment online. Convenience of making payment online. Logical tax collection data in electronic format. Faster remittance of tax revenue to government account. Paperless transactions, speedy accounting and reporting. Electronic रिकन्सिलेशन ऑफ ऑल रिसिप्ट्स, सिंप्लीफाइड प्रोसीजर फॉर बैंक वेयरहाउसिंग ऑफ डिजिटल चालान। ये सब सिर्फ फीचर्स ऑफ पेमेंट प्रोसेस है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट नहीं। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में कभी नहीं आते और ना हमको ज़्यादा दिमाग लगाना, और इसमें समझाने जैसा भी कुछ नहीं है। अब मैं आता हूँ काम की बात पे, जिस पे हम पूरा चैप्टर है हमारा चैप्टर है यहाँ पे पेमेंट पे, और पेमेंट रहता है इलेक्ट्रॉनिक लेजर या इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर। तीन चीज़ें इसके अंदर आती है, एक है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, एक है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, और एक है इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर। ये इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स है। ये पता है क्या है? ये आप मेंटेन नहीं कर रहे, ये कौन मेंटेन कर रहा सर? गवर्नमेंट मेंटेन कर रही है। यानी लेजर किसका है? लेजर बुक। बेटा थोड़ा अकाउंट्स अगर याद है, लेजर बुक यानी मेरे बुक्स में मेरा लेजर आपका अकाउंट, वैसे ही यहाँ गवर्नमेंट के बुक्स में जितने भी लेजर है ना, ये कौन मेंटेन कर रहा है? गवर्नमेंट मेंटेन कर रही है। गवर्नमेंट ने यहाँ पे कॉमन पोर्टल पे, किस पे? कॉमन पोर्टल। कॉमन पोर्टल मतलब जीएसटीएन पोर्टल, ठीक है। कॉमन पोर्टल में गवर्नमेंट ने कॉमन पोर्टल में आपका, ये लो, आपका अकाउंट बनाया, या मैं ज्यादा बोलूँ तो रजिस्टर्ड पर्सन का अकाउंट बनाया, वो ज्यादा बेटर वर्ड है ना। रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन का अकाउंट बनाया है, ऐसा लिख सकते बेटा। कोई शर्म नहीं है हिंदी इंग्लिश लिखने में, ना मुझे पढ़ाने में शर्म है हिंदी इंग्लिश में, ना आपको लिखने में। हमको समझने से मतलब है। कम ऑन, एग्जाम में नहीं लिखना, इतना आपको समझता है। मैं आपको इंग्लिश पढ़ाने नहीं बैठा हूँ बेटा, आई एम हियर टू टीच यू जीएसटी, और जीएसटी जितना अच्छे से आपको जिस लैंग्वेज में समझ में आएगा मैं उसका यूज़ करूँगा, ठीक है। और सेंटेंस फ्रेमिंग मैं नहीं सिखाऊंगा, और कॉमन सेंस की बात है वो आप कर सकते हो, कम ऑन, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने कॉमन पोर्टल पे रजिस्टर्ड पर्सन का जो अकाउंट बनाया है, यानी अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो गवर्नमेंट के बुक्स में आपका अकाउंट, यानी गवर्नमेंट के लेजर में आपका अकाउंट। कम ऑन, गवर्नमेंट के लेजर में आपका अकाउंट, यानी जैसे बैंक इमेजिन करो, बैंक में आप पैसे जमा करते हैं तो आपका अकाउंट क्या होता है? बैंक में क्रेडिट होता है ना भैया, आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट किया जाता है। और बैंक से आप पैसे विड्रॉल करते हैं, तो बैंक से पैसे विड्रॉल करेंगे तो क्या होगा? आप समझ रहे नहीं समझ रहे? बैंक अकाउंट, आपका अकाउंट्स बुक्स रहते हैं। अरे भैया आपके बुक्स और बैंक बुक्स दोनों अलग है, ये समझ लीजिए। यहाँ पे एक बार बता देता हूँ ये, ठीक है ना, बार बार नहीं समझाऊंगा, ध्यान देना एक बार। ये बैंक है, बैंक का अकाउंट बुक्स है, डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, ठीक है ना। आपने पैसे जमा किए तो बैंक के बुक्स में आप मिस्टर ए हो, ये बुक्स ऑफ बैंक, बैंक के बुक्स में मिस्टर ए का जो अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा। मान लीजिए आपने 1 लाख जमा किए, आप एंट्री क्या मारते हो? अब आपके बुक्स में मिस्टर ए के बुक्स में बैंक अकाउंट, आपने बैंक में पैसे जमा किए तो आप क्या करोगे? कैश अकाउंट क्रेडिट, बैंक अकाउंट डेबिट, आपके बैंक अकाउंट में आप डेबिट कर दोगे। अरे हाया ना, आपके बैंक अकाउंट में डेबिट दिख रहा मतलब आपका एसेट है,
डेबिट बैलेंस है, एसेट है, ठीक है, लेना है। और बैंक के बुक्स में मिस्टर अकाउंट क्रेडिट दिख रहा है, बैंक की लायबिलिटी है, बैंक को देना है। आई समझ में? वैसे ही अगर आप पैसा जमा करोगे तो बैंक की जगह मैं काट के गवर्नमेंट कर देता हूँ, गवर्नमेंट के बुक्स में क्रेडिट लेजर में क्रेडिट हो जाएगा और आपके पास डेबिट हो जाएगा। आप इस पैसे को यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है ना। बस ऐसे ही समझ के चीज देखते रहना। अब मैं यहाँ डेबिट क्रेडिट पढ़ाने नहीं बैठा बेटा, मैं आपको ये जीएसटी सिखाने बैठा हूँ, बराबर है ना। तो जरा ध्यान देना इस पे। तो 3 लेजर बताए सर आपने, एक इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, एक इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और एक इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर, ठीक है ना, मेंटेन किया जाता है। तो तीनों मैं आपको पढ़ाऊंगा 1 बाय 1। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा कैश लेजर, फिर पढ़ेंगे हम क्रेडिट लेजर, फिर सबसे चिल्लर है इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर, जिसपे से क्वेश्चन आने के चांसेस भी बहुत कम रहते हैं, ठीक है। इस पे जनरली देखा गया बेटा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं, बराबर है ना, ठीक है, हम पढ़ेंगे उसको। व्हाट आर ई लेजर्स रजिस्टर, ई लेजर और ई लेजर आर स्टेटमेंट, इस पे क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क के लिए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। इलेक्ट्रॉनिक लेजर और ई लेजर आर स्टेटमेंट ऑफ कैश यानी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, स्टेटमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी क्रेडिट लेजर इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच रजिस्टर्ड टैक्स पेयर, रजिस्टर्ड रहेगा जीएसटीएन पोर्टल पे तभी तो रजिस्टर बनेंगे, नहीं तो कहां से बनेंगे, बराबर। इन एडिशन ईच टैक्स पेयर ऑल्सो हैव एन इलेक्ट्रॉनिक टैक्स लायबिलिटी रजिस्टर, 3 रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड पर्सन की बनती है। अभी फिलहाल यहाँ पे पहली चीज तो पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी। देखिए बेटा अब एक चीज आपको समझा देता हूँ, यहाँ पे मैंने बेयर टैक्स पोर्शन दिया है, इसका मतलब ये पढ़ना नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें मैं जितना बताऊं उतना आप पढ़िए, बाकी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं क्या पढ़ना है ये पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और आफ्टर दैट आई विल कम टू दिस, ठीक है ना। तो पहले मैं आता हूं बेटा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर पे, लेकिन मैं यहाँ से नहीं, मैं जरा यहाँ से आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, उसका पूरा एनालिसिस दिया हुआ है एंड आपको फिर मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा जो हमको इससे पढ़नी है, बेयर टैक्स पोर्शन से, बराबर है ना। तो और बाकी सब बेटा इसी से पढ़ना है, एनालिसिस पार्ट में बहुत अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेनेशन करके दिया हुआ है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, ठीक है, रेड विथ सबसे पहले तो सेक्शन 49 सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 3 है, रेड विथ रूल 87 ऑफ सीजीएसटी रूल्स। सारे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का रूल 87 में है। देखिए बेटा मैं सीजीएसटी एक्ट पढ़ा रहा हूँ, बात समझना, ठीक है। अभी देखो इधर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर रूल 87 सीजीएसटी रूल्स, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर रूल 86 और इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर रूल 85। यानी हमको क्या पढ़ना है सर, 3 रूल्स पढ़ने, 85, 86, 87, उल्टा पढ़ने वाले हम, पहले 87 फिर 86 फिर 85। 87 ही इंपॉर्टेंट है मेन, उसमें समझने जैसा पार्ट ज़्यादा है। 86 तो बहुत आसान है और 85 तो वो भी बहुत आसान है बेटा, उसमें कुछ विशेष नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए बेटा सबसे पहले इंपॉर्टेंट रूल 87 और बड़ा भी है बेटा, काफ़ी बड़ा है ये, तो इसको पहले पढ़ने की कोशिश करते, ठीक है। और मैं आपको इस पोर्शन में कुछ मार्क कराऊंगा बेयर टैक्स पोर्शन में, तो वो बेटा आप लोगों को पढ़ना है, ये बात मेरी ध्यान रखना, ठीक है। पहले बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर रेड विथ रूल 87 ऑफ सीजीएसटी रूल। इट कंटेन्स द समरी ऑफ ऑल द डिपॉजिट या पेमेंट, कुछ जमा करते हो या आप कुछ पे करते हो, मेड बाय टैक्स पेयर, टैक्स पेयर कुछ जमा करता है, पे करता है तो उसमें आ जाता है, ठीक है। इट कंटेन्स, देखिए कैश है यानी पैसा जमा करना पड़ेगा। यहाँ पे वो क्रेडिट मिला वो नहीं, वो रहेगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, जैसे जो आईटीसी रहता है उसका हम क्रेडिट लेते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में होता है, बराबर है ना। ये बात जो मैं कर रहा हूँ, कैश रोकड़ा, पैसा जमा किया या पैसा यूज किया, क्या समझे, पैसा जमा किया या पैसा यूज किया, कैश रोकड़ा, बैंक से किया कैसे भी किया वो बात नहीं है, तो ये पहले कैश लेजर में जमा होता है। मान लो आपके क्रेडिट लेजर में कोई क्रेडिट नहीं है और आपको जीएसटी का पेमेंट करना है, तो बेटा डायरेक्ट पेमेंट नहीं होता है, पहले कैश लेजर में पैसा जमा करना पड़ता है और फिर कैश लेजर से पेमेंट जाता है। समझे नहीं समझे, मैं फिर कह रहा हूं, कैश लेजर पहले पैसा अकाउंट में जमा करो। जैसे आप एग्जाम्पल, आपने किसी को चेक दिया, अब वो चेक दिया किसी को आपने, या आरटीजीएस के लिए बैंक में फॉर्म दिया किसी को, तो सबसे पहले क्या बैंक को सीधा पैसे दोगे, लो इसको आरटीजीएस कर दो, नहीं, पहले आपको बैंक में अपने अकाउंट में पैसा जमा करना पड़ेगा, उसके बाद वो पैसा यूटिलाइज किया जाएगा आपके अकाउंट से, बस वैसा ही कंसेप्ट है।
आपको आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अकाउंट में जो कि जीएसटी गवर्नमेंट के पास मेंटेन्ड है उसमें पहले पैसा जमा करना पड़ेगा, फिर उसमें क्रेडिट होगा, उसके बाद उससे पेमेंट यूटिलाइज किया जाएगा। बस सीधी सी बात है। इट इज मेंटेन्ड ऑन जीएसटीएन पोर्टल, आप अपना लेजर देख सकते हो जीएसटीएन पोर्टल पे। इट हैज टू बी मेंटेन इन प्रिस्क्राइब फॉर्म ऑन द पोर्टल बाय पर्सन लायबल टू पे टैक्स, ठीक है, जो लायबल है उसको पेमेंट करना, उसको मेंटेन करना पड़ता है। मोड ऑफ डिपॉजिट, अब ये पैसा कैसे जमा करें सर? आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हो, आप ऑफलाइन पेमेंट भी कर सकते हो। ऑनलाइन पेमेंट मतलब आप इंटरनेट बैंकिंग के जरिए पेमेंट कर सकते हो, आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है, कितना भी कर सकते हो। आप ऑफलाइन पेमेंट भी कर सकते हो, आप एनईएफटी कर सकते हैं, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, आप आरटीजीएस कर सकते हैं। अब ये मत पूछना सर ये क्या है, ठीक है ना, आरटीजीएस मतलब रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये क्या होता है? पेमेंट मोड है, बैंक में चले जाना, नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। अब नो लिमिट मतलब इंटरनेट बैंकिंग से पैसा देना, आरटीजीएस एनईएफटी से पैसा देना, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से पैसा देना, कोई लिमिट नहीं है। ये तो हो गया बेटा ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रांसफर। एक होता है ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर मतलब पता है क्या होता है? बैंक के काउंटर पे जाके पैसा देना, कैश, बैंक के काउंटर पे जाके पैसा देना, ठीक है। लेकिन ये ओवर द काउंटर चालान, 10,000 रुपए से ज्यादा पैसा आप ओवर द काउंटर नहीं भर सकते पर चालान, पर टैक्स पीरियड बाय कैश या चेक या डिमांड ड्राफ्ट। कैश भी चलेगा, चेक भी चलेगा, डिमांड ड्राफ्ट भी चलेगा। लेकिन अगर टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स पीरियड, एक टैक्स पीरियड का, यानी मान लीजिए जनवरी मंथ, फरवरी मंथ, ये एक टैक्स पीरियड हो गया, या क्वार्टर होगा तो अप्रैल मई जून, ये एक टैक्स पीरियड हो गया। इसका पैसा आप कैश में भर दो, चेक में भर दो या डिमांड ड्राफ्ट, अगर आप इन चीजों से पेमेंट करते हो, यानी आप ओवर द काउंटर पेमेंट कर रहे हैं, यानी चालान ओवर द काउंटर भरा जा रहा है, तो उसकी लिमिट 10,000 है। एनी मोड अदर एज में भी प्रिस्क्राइब, कुछ भी प्रिस्क्राइब हो सकते हैं। अब जरा यहां पे देखना, ये इधर नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ ओवर द काउंटर पेमेंट लिमिट ऑन डिपॉजिट मेड बाय, ये जो लिमिट है ओवर द काउंटर पेमेंट की 10,000 की, ये इस चीजों को 225 को एप्लीकेबल नहीं होंगी। एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को ये एप्लीकेबल नहीं होंगी, पर्सन नोटिफाइड बाय कमिश्नर, है ना, और प्रॉपर ऑफिसर और एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड to recover outstanding dues including attachment proceeding or sale of movable immovable property, to collect the amount by way of cash, check, demand draft during the investigation enforcement activity, any ad hoc deposit। इन दोनों केसेस के अंदर ये चीज नहीं होंगी, बराबर, मतलब ओवर द काउंटर के लिए कोई लिमिट नहीं रहेगी। वैसे तो ये देखा जाए तो ये एक चीज है, ये दो मिला के ये एक पार्ट है, ये दूसरा तो ये है, और ये तीसरा ये है। टोटल ऐसे देखा जाए तो 3 पार्ट है, बराबर है ना। यानी प्रॉपर ऑफिसर और एनी अदर ऑफिसर ऑथराइज्ड टू रिकवर आउटस्टैंडिंग ड्यूज इंक्लूडिंग अटैचमेंट प्रोसीडिंग और सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टीज। कभी कभी क्या होता है बेटा, असे से डिफॉल्ट कर देता है, तो क्या होता है, प्रोसीडिंग्स के अंदर उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर दी जाती है, प्रॉपर्टी अटैच करके उसको बेचा जाता है, तो बेचने के लिए आउटस्टैंडिंग रिकवर करना है। अब मरे हुए से रिकवर करना है तो उसको बोलेंगे नहीं कैश मत दे, हमको तो आरटीजीएस करना है। अरे भैया जो दे रहा चुपचाप लेके काउंटर पे डिपॉजिट करवाओ, बराबर है ना। ऐसे केसेस के अंदर कुछ कोई अब लिमिट, ओवर द काउंटर की लिमिट 10,000 एप्लीकेबल नहीं है। दूसरी बात आती है टू कलेक्ट अमाउंट बाय वे ऑफ चेक, डिमांड ड्राफ्ट, कैश ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन एनफोर्समेंट एक्टिविटी। इन्वेस्टिगेशन की बात चल रही है, इस टाइप की कुछ बात चल रही है, तुरंत पैसे भरवाने पड़ते हैं तो भैया उससे तुरंत पैसे ले लो। ओवर द काउंटर की कोई लिमिट एप्लीकेबल नहीं रहती है। या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स कितना भी भर सकते हैं, या पर्सन नोटिफाइड बाय कमिश्नर, ठीक है। हाँ, पेमेंट बाय चालान, अदर एक्सपेक्ट्स रिलेटिंग टू चालान। अब ये चालान से जो पेमेंट होता है ये कैसे क्या होता है ये, और फिर उसको यूटिलाइज कैसे किया जाता है वो तो बात की बात है। जरा पेमेंट बाय चालान पे जरा ध्यान दीजिए बेटा, इंपॉर्टेंट है ये। इंपॉर्टेंट यानी एक समझने वाला पार्ट है, ये पूरा प्रोसेस दिया हुआ है, मैं पढ़ते जाऊंगा और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, तो जरा ध्यान देना, ठीक है। व्हाट आर CPIN, CIN, BRN और EFPBN, सॉरी FPB, ठीक है। जरा ध्यान देना बेटा, ठीक है। नाम ध्यान, क्या क्या पढ़ना है हमको सर, कुछ नाम आपने बताए वो पढ़ने हैं। एक CPIN पढ़ना है, एक CIN पढ़ना है, एक BRN पढ़ना है और एक EFPB पढ़ना है।
पहले पॉइंट में CPIN के बारे में लिखा हुआ है, ये मेरा फर्स्ट चीज है बेटा। दूसरा CIN के बारे में लिखा हुआ है, तीसरा BRN के बारे में लिखा है, और चौथा EFPB के बारे में लिखा हुआ है। बस बाकी कुछ नहीं। ये क्या चीजें हैं? देखिए, पेमेंट तो चालान के थ्रू करना है और चालान इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट करना है, ये भी मैंने आपको बताया। और ओवर द काउंटर भी पेमेंट कर सकते, चालान भर सकते। वो क्या होता है, बराबर है, उसका लिमिट 10,000 है, ये भी हमने देखा, और कुछ कुछ केस में वो लिमिट एप्लीकेबल नहीं है, ये भी मैंने आप लोगों को बताया, बराबर है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। पहला मैं एक एक चालान की बात करूंगा। एक है CPIN, कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या फुल फॉर्म हुआ बेटा, क्वेश्चन आ सकता है। कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये क्या हो गया, CPIN। इट इज क्रिएटेड फॉर एवरी चालान। देखिए, चालान ऑनलाइन भरना है, ऑनलाइन यानी कहाँ, GST के कॉमन पोर्टल पे जाना है, GSTN साइट पे जाना है, उस पे साइट पे जाके आपको पेमेंट करना है, आपको सक्सेसफुली चालान जनरेट किया जाएगा। इट इज क्रिएटेड फॉर एवरी चालान सक्सेसफुली जनरेटेड बाय टैक्स पेयर। टैक्स पेयर जिसको पैसा जमा करना है, जिसको पैसा कैश जमा करना है, कैश का पेमेंट कैसे होगा, पेमेंट कैसे करेगा, इंटरनेट बैंकिंग से करेंगे, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से करेंगे, RTGS से करेंगे, NEFT से करेंगे, किसी से भी कर सकता है। लेकिन पेमेंट करने के पहले उसको क्या करना पड़ेगा, एक चालान जनरेट करना पड़ेगा। आई बात समझ, चालान भरना पड़ता है ना। बैंक में पैसे भरते तो एक स्लिप नहीं भरते, बस वैसे कितने क्या पैसे भरो, स्लिप भरना पड़ता है ना, वैसे यहाँ चालान भरना पड़ता है, बराबर। इट इज क्रिएटेड फॉर एवरी, ये अभी क्या है, CPIN कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर। यानी इसका मतलब है जैसे ही सक्सेसफुल चालान आपने भर दिया, एक नंबर जनरेट होगा जिसे हम कहेंगे कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये क्या है, चालान भरने के बाद एक नंबर जो जनरेट होता है वो एक कॉमन पोर्टल पे जनरेट होता है, उसको चालान कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर कहा जाएगा। इट इज क्रिएटेड फॉर एवरी चालान सक्सेसफुली जनरेटेड बाय टैक्स पेयर। जब भी चालान सक्सेसफुली जनरेट होगा, एक CPIN जनरेट होगा, ये 14 डिजिट का रहेगा। ये क्वेश्चन MCQ के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। 14 डिजिट यूनिक नंबर टू आइडेंटिफाई द चालान। भैया ये कौन सा चालान है, ये आइडेंटिफाई इस नंबर से हो जाएगा, इसे कहेंगे CPI। इट इज वैलिड फॉर 15 डेज, 15 डेज पीरियड के लिए वैलिड रहता है, ये बात ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। जैसे GST हर 15 तारीख के पहले फाइल हो जाना चाहिए, मतलब रिटर्न नहीं, सॉरी, पैसे 15 दिन के अंदर अंदर आपको भरने पड़ते हैं अगर आपको कुछ भरना है तो। जैसे अप्रैल मंथ का है तो मई मंथ के 15 तारीख तक भरना है, तो लोग क्या करते हैं, चालान 1-2 दिन में, 2 या 3 तारीख को, जैसे अप्रैल मंथ का पेमेंट है, बराबर है, तो लोग 2 या 3 मई को ही चालान बना के रख देते हैं, ठीक है ना। CPIN जनरेट अपने आप हो जाता है, चालान नंबर, ठीक है। और ये अपन इलेक्ट्रॉनिकली होता है बेटा ये। और फिर जब उसको एक बार जनरेट करके रख दिया, फिर आराम से उसको अच्छे से वेरीफाई करके फिर पेमेंट किया जाता है। क्यों वेरीफाई इतना करते हैं, थोड़ी देर में पता होगा। CIN, अब मैं दूसरी बात कर रहा हूं बेटा, CPIN हो गया, अब मैं CIN की बात कर रहा हूं। और इसको कहते हैं चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये कौन जनरेट करता है, ये बैंक जनरेट करती है, ठीक है, बैंक जनरेट करती है। वंस द पेमेंट इन ल्यू ऑफ जनरेटेड चालान इज सक्सेसफुल, इट इज 17 डिजिट नंबर, दैट इज 14 डिजिट CPIN प्लस 3 डिजिट बैंक कोड। सर नहीं समझा, कोई बात नहीं। CPIN आपने जनरेट किया, हाँ सर जनरेट कर लिया, चालान भर दिया, फिर पेमेंट करने के लिए बैंक का यूज करोगे कि नहीं करोगे, हाँ, चाहे इंटरनेट बैंकिंग करो, चाहे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड करो, चाहे आप RTGS NEFT करो, कुछ भी करो, आपको सीधी सीधी बात है भरना तो पड़ेगा बैंक के थ्रू। तो बेटा मुझे एक बात बताओ, तो यहां पे जब आप पैसा भरते हो, चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर एक जनरेट होता है, वंस द पेमेंट, रिपीट, वंस द पेमेंट इन ल्यू ऑफ जनरेटेड चालान इज सक्सेसफुल। CPIN कब जनरेट होता है, जब चालान जनरेशन सक्सेसफुल होता है। और CIN कब जनरेट होता है, जब पेमेंट इन ल्यू ऑफ जनरेटेड चालान इज सक्सेसफुल। यानी CPIN जो जनरेट हुआ उसके ल्यू में, जो उसके बिहाफ में या उसके लिए जो आप पेमेंट करने वाले हो, वो सक्सेसफुल होने के बाद एक CIN जनरेट होता है। तो CIN क्या रहता है, CPIN प्लस 3 डिजिट बैंक कोड।
यानी 14 डिजिट को CPIN के एज इट इज रहेंगे, प्लस उसके साथ 3 डिजिट बैंक कोड भी जाएगा कि भाई कौन से बैंक से पेमेंट आया। ये कितने डिजिट का हुआ? 17 डिजिट का। क्लियर है? आगे CIN इज जनरेटेड बाय ऑथराइज बैंक। क्वेश्चन आ सकते हैं MCQ में, ये जितना मैं पढ़ा रहा हूं। आई बात समझ में? कितना डिजिट, क्या अमका डिमका, कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। अब बहुत लड्डू जैसे क्वेश्चन है, बहुत आसान रहते हैं, ठीक है। CIN is generated by authorized bank, Reserve Bank of India, when payment, या authorized bank या Reserve Bank of India, when the payment is actually received by such authorized bank और RBI and credited to relevant government account held with them. गवर्नमेंट के अकाउंट इन बैंक्स में है, आप अपने पैसा उस बैंक, आप अपने बैंक से उस बैंक को पैसा दोगे, गवर्नमेंट का अकाउंट जिस बैंक में है, और फिर वो पैसा गवर्नमेंट के अकाउंट में आ जाता है। सीधी बात है। There is an indication that payment has been realized and credited to the appropriate government account. CIN is communicated by authorized bank to taxpayer as well as to GSTN. CIN जो रहता है, जो authorized bank रहती है, वो कॉमन पोर्टल पे भी कम्युनिकेट किया जाता है GSTN पे, और साथ ही साथ वो आपको भी कम्युनिकेट किया जाएगा। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। आगे एक अगली चीज है BRN, जिसे कहते हैं बैंक रेफरेंस नंबर। इट इज अ ट्रांजैक्शन नंबर गिवन बाय बैंक फॉर पेमेंट अगेंस्ट चालान। जो आप चालान के अगेंस्ट में पेमेंट करते हो, बराबर है, उसके एक लिए एक बैंक रेफरेंस नंबर बैंक आपको देती है। नॉट मच रेलेवेंट। हाँ, एक EFPB। अब ये क्या होता है सर? ये होता है इलेक्ट्रॉनिक फोकल पॉइंट ब्रांच। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक फोकल पॉइंट ब्रांच। सर ये क्या होता है, देखेंगे। These are the branches of authorized bank. These are the branches of authorized bank which are authorized to collect the payment of GST. हर बैंक की ब्रांच को ऑथोराइज नहीं किया है GST पेमेंट कलेक्ट करने के लिए, कुछ को किया है, तो उसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉनिक फोकल पॉइंट ब्रांच, बराबर है। ईच ऑथोराइज बैंक विल नॉमिनेट ओनली वन ब्रांच एज इट्स EFPB फॉर पैन इंडिया ट्रांजेक्शन। पैन इंडिया ट्रांजैक्शन मतलब GST, पूरे इंडिया बेसिस पे GSTN नंबर रहता है, पैन बेस्ड रहता है ना, तो उसके लिए हर ऑथराइज बैंक अपनी एक ब्रांच को नॉमिनेट करेंगी इंडिया बेसिस पे। द EFPB विल हैव टू ओपन अकाउंट अंडर ईच मेजर हेड ऑफ ऑल गवर्नमेंट्स। मतलब गवर्नमेंट के हर मेजर हेड का अकाउंट ओपन करना पड़ेगा EFPB को। अब फिलहाल के लिए मेजर हेड क्या होता है ये भूल जाओ, मैं एक चीज दिखा देता हूं। ये रहते हैं बेटा मेजर हेड्स, ठीक है, ये अकाउंट ओपन किए जाते हैं, ठीक है। अभी के लिए उसको जाने दो, वापस आऊंगा मैं इसके ऊपर, वो पढ़ने के, जब वो पढ़ा दूंगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा। इसके बाद एनी अमाउंट रिसीव बाय सच EFPB टुवर्ड्स GST विल बी क्रेडिटेड टू अप्रोप्रिएट अकाउंट बाय सच EFPB फॉर NEFT RTGS ट्रांजेक्शन। RBI विल एक्ट एज EFPB। NEFT और RTGS से कुछ पैसा आता है तो उसके लिए RBI विल एक्ट एज EFPB, यानी इलेक्ट्रॉनिक फोकल पॉइंट ब्रांच। आई बात समझ में? अब इसके अंदर बेसिकली होता क्या है, एक ही देखिए, अब जैसे SBI है, SBI की मुंबई ब्रांच को EFPB बनाया गया, ठीक है। अब ये EFPB में ये जो ब्रांच है EFPB मुंबई ब्रांच, ये गवर्नमेंट के मेजर हेड के सब अकाउंट खोलेंगी। मेजर हेड कौन से? CGST, SGST, IGST, सेस, UTGST, ये अकाउंट खोले जाएंगे, बराबर है। बस इतना ही है इसका काम और कुछ नहीं। और RTGS और NEFT से कुछ पैसा आता है तो उसके लिए RBI विल एक्ट एज EFPB, बराबर है। आर मैनुअल चालान एप्लीकेबल एज अलाउड अंडर अर्लियर वैट रेजिम। क्या आज भी मैनुअल चालान अलाउड है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एनुअल और फिजिकल चालान नॉट अलाउड। इट इज मैंडेटरी टू जनरेट चालान। ऑनलाइन ही आपको चालान जनरेट करना पड़ेगा, चालान जनरेशन तो ऑनलाइन होगा। How many types of challan prescribed for various tax and payment to be made in a GST regime? There is single challan prescribed. एक ही चालान prescribed है। क्या नाम है सर उस चालान का? GST PMT 06, ये इस चालान का नाम है सर। ये कहाँ लिखा है? आपने तो लिखा ही नहीं, बताता हूँ। The single challan prescribed for all taxes, fees, penalty, interest and other payment to be made in the GST regime. इधर देखो बेटा, ये रहा। जो आपको पढ़ना है मैं बता रहा था ना, इसके अंदर से एक ये चीज है जो आपको पढ़ना है। चालान जो रहेगा वो फॉर्म GST PMT 6 में रहेगा।
जो जनरेट ऑनलाइन किया जाता है 15 दिन वाला चालान। मतलब सब मतलब क्या, मतलब आप कुछ नहीं, यहाँ पे लिख दीजिए ये जिस चालान की हम बात कर रहे हैं वो चालान कौन सा है, जीएसटी पीएमटी 06, जीएसटी पीएमटी 06, ये है इस चालान की मैं बात कर रहा हूँ, ये चालान नंबर है। एक ही चालान टैक्स, पेनल्टी, इंटरेस्ट, अदर ड्यूज एक्सेट्रा कुछ भी हो उसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अदर एस्पेक्ट्स रिलेटिंग टू चालान। अब इस चालान के कुछ अदर एस्पेक्ट्स है, जरा देख लेते हैं इसको। देखिए चालान तो जनरेट करना पड़ेगा ऑनलाइन, ये बात ध्यान रखना। ई चालान वैलिडिटी इज फॉर 15 डेज। चालान जनरेट हो गया, स्लिप भर के रख दी तो 15 दिन के अंदर पैसा भी भरना पड़ेगा, नहीं तो कैंसिल हो जाएगा। द कमीशन फॉर मेकिंग पेमेंट थ्रू ई चालान हैज टू बी बोर्न बाय द पर्सन मेकिंग द पेमेंट। जो पर्सन पेमेंट भरता है उसके जो कमीशन लगता है ना, ये चालान से पेमेंट कर रहे हैं, बैंक को जो कमीशन देना पड़ता है वो आपको बहुत नॉमिनल रहता है बेटा। जैसे आरटीजीएस पे कमीशन रहता है, एनईएफटी पे कमीशन रहता है, वैसे यहाँ पे भी कमीशन बैंक को मिलेगा, बैंक की इनकम है ये। ठीक है, any unregistered person has to make payment on the basis of temporary identification number generated through common portal। पहले क्या होता था, अगर किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को कुछ पेमेंट करना है तो वो कर सकता था टेम्पररी आइडेंटिफिकेशन नंबर जो कॉमन पोर्टल से जनरेट, लेकिन फिलहाल अब ये नहीं है, ये मैं बता देता हूँ, ये पॉइंट अब रेलेवेंट नहीं है। हालांकि लॉ में अभी भी लिखा हुआ है, ये ऐसा नहीं है कि हटा दिया गया है, लेकिन फिलहाल ये चीज़ रेलेवेंट नहीं है, तो आपको मैं कह देता हूँ। The mandate form obtained after making any FT RTGS payment has to be submitted in the bank. The validity of this mandate form is 15 days. On successful credit of account in the concerned जैसे सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का जो भी अकाउंट है मेंटेन इन ऑथोराइज्ड बैंक, a SIN C चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर will be generated by the collecting bank which will be indicated in चालान। अब ये CIN क्या होता है, CIN का मतलब होता है CPIN प्लस 3 डिजिट का जो रहता है वो बैंक कोड, 3 डिजिट्स बैंक कोड, साथ में ये भी होता है। तो ये जो रहता है CIN ये 17 डिजिट का है, CPIN 14 डिजिट का। आई बात समझिए, अभी आपको ऊपर बताया था, बराबर। The deposit made by one of the mode in the prescribed manner will be credited to electronic cash ledger of taxable person। जो भी आप पेमेंट करोगे पैसा एक बार, तो वो पैसा कहाँ जाएगा, आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जाके जमा हो जाएगा। फिर उसका यूटिलाइजेशन होगा, यूटिलाइजेशन कैसे वो भी बता देता हूँ थोड़ी देर, 1-2 मिनट। On receipt of CIN from the collecting bank, the said amount is credited into electronic cash ledger of the person on whose behalf deposit is made। जिसने डिपॉजिट किया उसके उसके आप ECL में पैसा डाल दीजिए। एंड द कॉमन पोर्टल विल जनरेट अ रिसिप्ट टू दिस सेट। भैया पैसा मिल गया, इसकी एक रिसिप्ट जनरेट होगी, यानी आप जैसे बैंक में पैसा जमा किए तो काउंटर रिसिप्ट नहीं मिलती, वैसी रिसिप्ट मिल जाएगी, तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा जमा हो चुका है। बस सीधी सीधी बात, ठीक है। अब आगे कभी कभी गलती भी होती है, हाँ। इफ CIN इज नॉट जनरेटेड इवन आफ्टर मेकिंग पेमेंट एंड सबमिशन ऑफ मैंडेट फॉर्म और व्हेन आफ्टर जनरेशन इट इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन कॉमन, कभी जनरेट हो गया लेकिन दिख नहीं रहा है, तो जो पर्सन जिसने डिपॉजिट किया है या पर्सन ऑन हुज बिहाफ डिपॉजिट मेड कैन मेक रिप्रेजेंटेशन इन प्रिस्क्राइब फॉर्म थ्रू द कॉमन पोर्टल और ई गेटवे थ्रू विच पेमेंट हैज बीन मेड। अब ये प्रिस्क्राइब फॉर्म कौन सा है सर, इधर आओ, ये यहां पे है, 1 मिनट। अगर कुछ डिस्क्रिपेंसी रह जाती है, कुछ दिखता नहीं है, ऐसा कुछ होता है, ये देखिए जस्ट अ मिनट, ये 8th पॉइंट। तो जो कुछ अगर तकलीफ रहे, नहीं जनरेट हो रहा, तो इस फॉर्म में आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। फॉर्म GST PMT 07 लिख लो वहां पे, फॉर्म GST PMT 07, फॉर्म GST PMT 07, ठीक है। बस ये चीजें वहां से पढ़नी है जो यहाँ नहीं है,
आई बात समझ में? ये एग्जाम में फॉर्म नंबर याद रख के लिखना कोई आवश्यक नहीं है, इंटर लेवल पे आपसे ये सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं है। लिखे तो बहुत अच्छी बात है, लिखना भी चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए, नहीं रहा तो कोई गुनाह नहीं कर दिया, मेरा ये कहना है। याद रखते हो मार्क्स अच्छे मिलेंगे, नहीं भी रखते हो तो मार्क्स कटेंगे नहीं, बस इतना मेरा कहना है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ एक्सप्लेनेशन में नहीं डाला, इसलिए वहाँ से लिंक किया है। तो आप चाहते हो यहाँ भी ध्यान में रखो बेटा, या यहाँ पे ध्यान में रखो, जैसी आपकी इच्छा, ठीक है। ये मैं आपको मार्क कराते जाऊंगा, बस उतना ही पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं। डेट ऑफ क्रेडिट, हाँ, अब गवर्नमेंट के अकाउंट में डेट ऑफ क्रेडिट कौन सी डेट को वो ये कैसे पता चलेगा, तो बताता हूँ। द डेट ऑफ क्रेडिट इनटू द ट्रेजरी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इज डीम्ड टू बी द डेट ऑफ डेबिट इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एंड नॉट एक्चुअल डेट ऑफ डिपॉजिट अमाउंट इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। सिंपल सी बात, आपने पैसा आज जमा किया, आपने अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जमा किया जो गवर्नमेंट के पास है, वो पेमेंट इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा जमा किया, इसमें मतलब गवर्नमेंट को पेमेंट किया ऐसा नहीं है। आपको गवर्नमेंट को अगर पेमेंट करना है तो पहले आपको पैसा आपकी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जमा करना पड़ता है और उसके बाद वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का पैसा यूटिलाइज करके आपको गवर्नमेंट अकाउंट में पैसा डालना पड़ता है। आई बात समझ? तो जिस दिन आप ये यूटिलाइज करोगे, यानी जिस दिन गवर्नमेंट ट्रेजरी में क्रेडिट दिखेगा, उस दिन पेमेंट किया आपने ऐसा माना जाएगा। तो आप बोलेंगे हमने तो कैश लेजर में डाल दिया था पहले ही, अब ट्रांसफर कर रहे तो पैसा तो दे दिया था ना, ऐसा नहीं होता। जिस दिन आप वो यूटिलाइज करोगे और जिस दिन गवर्नमेंट के अकाउंट में उस क्रेडिट रिफ्लेक्ट होगा, उस दिन आपने पेमेंट किया ऐसा माना जाएगा। इसलिए एकदम टाइम की राह मत देखना, 1-2 दिन पहले ही कर देना चाहिए, नहीं तो हमने तो कर दिया था तो पेनल्टी इंटरेस्ट सब लगेगा एक दिन का अगर लेट आप हो गए तो। इन केस गवर्नमेंट के अकाउंट में अगर एक दिन लेट क्रेडिट हुआ, ऐसा। आई बात समझ में? इन केस अगर कोई डिस्क्रिपेंसी दिखती है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, भैया हमने तो पैसा भरा था दिख नहीं रहा, हमने 4,000 भरे, हमने 4 लाख भरे थे, 40 ही हजार दिख रहे हैं, ऐसी कोई डिस्क्रिपेंसी आपको दिखती है तो आप क्या कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो अपर ऑफिसर। ये जस्ट लाइक बैंक अकाउंट है, बराबर है। बैंक में पैसा जमा करते वैसा करते ना, बस वैसे ही आप जीएसटी के साइट पे जीएसटी गवर्नमेंट के अकाउंट, गवर्नमेंट के बुक्स में आपके अकाउंट में आप पैसा जमा कर, बस वैसा इमेजिन करते रहना, ठीक है। ठीक है, ये तो हो गया। लेकिन इसके लिए कौन सा प्रिस्क्राइब फॉर्म कौन सा है, चलिए बता देता हूं। ये रहा, कोई डिस्क्रिपेंसी दिखती है तो आपका फॉर्म है फॉर्म जीएसटी पीएमटी 04। याद रखे, बहुत अच्छी बात, नहीं रखे तो भी अच्छी बात, आपकी मर्जी। याद रखना चाहिए, मेरे पर्सनल सजेशन दूं तो बिल्कुल याद रखना चाहिए। मैं वहां लिखवा रहा हूं आपको, इसीलिए लिखा नहीं लिखा हुआ याद नहीं रहता, लेकिन हाथ से लिखा हुआ जरूर याद रहता है, इसलिए लिखिए। क्या लिखेंगे, फॉर्म जीएसटी पीएमटी 04, सिर्फ 4 नहीं 04 पूरा लिखना, नहीं तो बस क्या जरूरत है सर उसकी, नहीं जितना बोल रहा उतना करो, ठीक है। क्या लिखोगे, फॉर्म जीएसटी पीएमटी 04, इस फॉर्म में ये चीज डिस्क्रिपेंसी। अब ये क्रेडिट लेजर में भी ये फॉर्म में डिस्क्रिपेंसी देखी जाती, ठीक है। अब